वर्तमान समय में बहुत प्रश्न संतान से संबंधित आ रहे हैं। पाठ तो आप लोगों के पास आता ही रहता है और बहुत लोगों का पर्सनली रिक्वेस्ट आया कि सर संतान के भी विषय में कुछ बताइए। आपने आजीविका ले लिया है, मैरिज का तो बात कर लिया, कुछ संतान के विषय में भी बताइए। तो आज संतान के विषय में बताएंगे, उसके पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो आप संतान के लिए इसको ओपनिंग पाठ मानिएगा और संतान देखते हैं पंचम से। तो मन में प्रश्न आएगा, क्या पंचम से सिर्फ संतान देखेंगे? और पंचम भाव का महत्व कितना है ज्योतिष में, ये सब जानते हैं। क्योंकि ये हमारे पूर्वार्जित कर्मों का जो संचित कर्म है कई जन्मों का, उसको पंचम स्थान से समझा जाता है। तो पंचम स्थान का महत्व आप लोगों को पता है। तो हम पूर्वार्जित कर्म को भी यहाँ पे पंचम से लेंगे और इसको हम संतान से जोड़ें कैसे। आप लोग एक पाठ चल रहा है हमारा, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपको पितृदोष आदि के विषय में बताते हैं। तो पूर्व जन्म साप के नाम से वो पाठ होगा, वहां पे पंचम का अध्ययन भी और कीजिएगा आप लोग। तो पूर्वार्जित कर्म बोलचाल की भाषा में तो सुनते हैं ना, इसने माता पिता का सेवा नहीं किया, इसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए इसको संतान नहीं होता। अर्थात पंचम स्थान का फल प्राप्त करने के लिए हमारे पिछले जन्मों का कर्म अच्छा होना जरूरी है। तो हम लोगों को पूर्वार्जित कर्म को समझ लेना चाहिए। आप एकेडमिक एजुकेशन में बहुत अच्छे रहे हो और आपके माता पिता को कोई कमी भी नहीं है कि उच्च शिक्षा आपको न दिला सके। देश तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी पढ़ाने में वो सक्षम है, लेकिन फिर भी आप हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हो और बहुतों के पास संसाधनों की कमी है। गांव में रहते हैं, एकेडमिक एजुकेशन जैसे तैसे लिया और हायर एजुकेशन में वो बिना कहे सफल होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि इसके पिछले जन्म का कर्म बहुत अच्छा रहा होगा, गांव से उठ के कहां पहुंच गया। तो क्या हायर एजुकेशन के लिए भी पूर्वार्जित कर्मों का महत्व है? और ये हम शिक्षा की बात कर लेते हैं और ये उच्च शिक्षा। प्रेम की बात करते हैं पंचम से, और प्रेम विवाह तक हम इसको सीमित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पांचवा स्थान तो वो निश्चल प्रेम को दर्शाता है जो आपके विवेक से प्रारंभ होता है, और आप विवेकी होंगे, आपका विवेक अच्छा होगा। इसमें भी लोग क्या कहते हैं, कितना गुणवान है, लगता है पिछले जन्म में बहुत अच्छा आदमी रहा होगा। तो क्या हमारा विवेक भी पूर्वार्जित कर्मों पर निर्भर है? हम शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, अभ्यास करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक पूर्वार्जित कर्मों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम उस पीक को नहीं प्राप्त कर सकते जैसे धीरूभाई अंबानी ने प्राप्त किया, अभी महानायक कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन ने प्राप्त किया।
अभी कैप्टन कूल कहे जाते हैं, धोनी ने प्राप्त किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने प्राप्त किया। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राप्त किया। ये सारी बातें असंभव सी है, और ये सभी असंभव बात संभव तभी है जब पूर्वार्जित कर्म हमारे साथ हो, या कहें पूर्वार्जित पुण्य का हमें इस जन्म में भी लाभ प्राप्त हो। परिश्रम तो सभी करते हैं। तेंदुलकर का नाम हुआ, और तेंदुलकर को जितनी शिक्षा मिली होगी उससे ज़्यादा शिक्षा और क्रिकेट का गुण वो अपने संतान को देने का चेष्टा किया होगा, लेकिन संतान आ पाए क्या? नहीं आ पाए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको। तो वो जो पीक है, जो अनिश्चित है और निश्चित होता, उसको भी पंचम से देखिए। और संतान प्राप्त करना तो 100% सच है कि पूर्वार्जित कर्मों के आधार पर होता है, और ये ज्योतिष के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट वेस्ट रिपोर्ट कराएगा, बोल देगा बोथ आर फिट। तो वो जो बोथ आर फिट कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप सेक्सुअली बोथ आर फिट। तो क्या यौन संबंध बना लेने मात्र से संतान की प्राप्ति हो जाती है? ये संतान प्राप्ति का साधन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो यौन संबंध बनाते हैं उनको संतान हो ही जाए। कई केसेस में ये भी कहा जाता है कि कोई परेशानी है ही नहीं, उसके बाद भी संतान नहीं होता। तब क्या होता है, डॉक्टर फिर क्या कहते हैं, कैसा करो, अब आर्टिफिशियली इसको प्लांट किया जाए, जिसको IVF कहते हैं। और वर्तमान में तो सेरोगेसी भी चलता है। तो क्या हमको संतान जो होगा वो IVF या आर्टिफिशियली प्लांट किया जाएगा या सेरोगेसी के मदद से होगा? ये भी ज्योतिष में समझा जा सकता है, लेकिन जब बोथ आर फिट, मेडिकली फिट, सब चीज ठीक, फिर संतान जब नहीं होता, तब हम लोग कहते हैं कि निश्चित रूप से पूर्वार्जित पुण्य की कमी है, इसकी वजह से संतान में परेशानी है। और इसके लिए हमने जो पहले ही प्रारंभ कर दिया है, वो इस भावना से किया था कि लोग सबको पितृदोष है, मातृदोष है, ये दोष है। और यदि पंचम से संबंधित ही ये दोष लगते हैं, जैसा कि होरा पराशर में लिखा गया है, 1 to all, सारे श्लोक हम वहां पढ़ाएंगे, तो वहां सिर्फ यही कहा जाता है कि ये इस दोष की वजह से संतान की हानि होगी। ये नहीं कहता कि कर्म भी इसी की वजह से खराब हो गया, आजीविका डिस्टर्ब हो गया, व्यापार डिस्टर्ब इसलिए है कि पितृदोष लगा है, संतान इसलिए नहीं है कि पितृदोष लगा है, ट्रांसफर इसलिए नहीं हो रहा है कि पितृदोष लगा है। हर मर्ज का एक ही कथा है कि पितृदोष लगा है। तो हम यहाँ ये नहीं आपको बताएंगे, आप लोग जानते हैं कि हम किस तरह से ज्योतिष को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे शिक्षा के लिए हमारे प्रेम संबंध जो किसी कारण से नहीं टूटे, जाति प्रथा में यदि हम अपने जाति में कर रहे हैं तो भी, अंतर जाति है तो भी, और यदि संप्रदाय भी अलग हो फिर भी हमारे यदि पूर्व पुण्य है और मैंने प्रेम किया तो सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा।
तो आजकल हम कौन सा प्रेम करते हैं, ये वाला सफल नहीं हुआ तो दूसरा वाला करके देख लेते हैं। तो हम उस प्रेम की बात नहीं करते और उसको दूसरे तरह से परिभाषित करते हैं। तो यहां हम कहेंगे कि हम संतान के चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो संतान के लिए आप लोगों को जितना भी चीज पीछे हमने पढ़ाया हुआ है और जितने भी चैप्टर बताए हुए हैं, सबसे कुछ न कुछ आपको यहाँ आता रहेगा और यहाँ से आपको ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन पांचवें के लिए काल पुरुष में सूर्य को स्वामित्व प्राप्त है, पंचम का। तो जब हम आगे सूर्य की चर्चा करें संतान के लिए, तो आपको ये नहीं समझ में आए कि सूर्य कहाँ से संतान के लिए हो गया। सूर्य ना तो पंचम है, न पंचमे से, न कारक कहा गया है, न अंडाणु के कारक, न शुक्राणु के कारक। फिर संतान के लिए क्यों सूर्य को ले आए? तो काल पुरुष में इसको पंचम का ही स्वामित्व प्राप्त है, इसीलिए सूर्य भी संतान के लिए दाता ग्रह कहे जाते हैं। और सूर्य पितृ के कारक हैं, इसीलिए पितृदोष जो हम पीछे पढ़ा रहे हैं उसको भी समझ लीजिएगा। अब तो ये काल पुरुष के हिसाब से हमारे समझ में आ गया। अब संतान के लिए नैसर्गिक रूप से एक ही दाता ग्रह है, गुरु। चाहे स्त्री संतान की बात हो या पुत्र। लेकिन यहां संतान जब स्त्री हो और जब संतान पुत्र हो, या लड़की हो, पुत्र और पुत्री कहें वो ज्यादा अच्छा। पुत्री हो और पुत्र हो, इस दोनों के लिए गुरु। लेकिन विशेष पुत्र के लिए गुरु। गुरु थोड़ा बहुत पीड़ित है तो स्त्री संतान अर्थात पुत्री की प्राप्ति होती है। गुरु बहुत पीड़ित हो जाए तो पुत्र नहीं मिलता। तो जब हम किड्स की बात करेंगे, चाइल्ड की बात करें, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लोग पूछते हैं मेल होगा फीमेल होगा, संभव है, जितना अभ्यास करेंगे उतना बता पाएंगे। किसी भी तरह से संतान नहीं हो रहा हो, उपाय करें तो सबसे पहले तो ऐसे दाता ग्रह का उपाय करें, तब पत्रिका में देखें कि और क्या क्या परेशानी है। और पुत्री है और पुत्र नहीं है तो भी प्रमुखता से गुरु के ही ऊपर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को पुत्र कारक भी कहा गया है। तो संतान के चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जिसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि D9 में भी जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे? पंचम स्थान देखेंगे। तो D9 का भी हमको क्या देखना है? पांचवा स्थान देखना है। और अन्य वर्ग चार्ट कौन सा लेना है? तो D7 लेना है, सप्तांश लेना है। तो रफली D9 आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, D7 आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पंचम भाव के विषय में आप लोगों को बताया हुआ है। भावेश फल अर्थात भावेश पंचमेश, पंचम में हो, छठे में हो, सातवें हो, 12वें हो, इसके विषय में हमने जानकारी दी हुई है। इन सभी बातों को एक बारी रिन्यू कर लीजिए, आप फिर से एक बारी देख लीजिए सर्च करके, और फिर इस चैप्टर पे आते हैं लौट के। देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। बहुत सरलता से कह सकेंगे कि इसको संतान का सुख है या नहीं है। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।